नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित और आप सबों का गैलेक्सी एकेडमी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट के बारे में। पूरा यूट्यूब में अभी तक कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर अभी तक समुद्रन का मॉडल सेट के बारे में डिस्कस नहीं किए हुए हैं, जबकि ये बहुत ही विश्वसनीय गेस्ट पेपर है। ये मात्र परीक्षा के 10 दिन पहले ही प्रकाशित हुआ है, 4 तारीख को हुआ है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस के मॉडल सेट के बारे में, और मेरे द्वारा जितना भी इस साइंस सब्जेक्ट में बताया गया है, एक भी प्रश्न आपको त्रुटि नहीं मिलेगी, इसमें कोई भी आपको गलती नहीं मिलेगी। बहुत सारे मॉडल पेपर में गलती दिया रहता है, लेकिन हम इसको करेक्ट किए हुए हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो का। सबसे पहले देखिए, सेट 1 में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप सबको पता होगा कि दाढ़ी बनाने में हम लोग मुख्यतः जो उपयोग करते हैं वो किसका करते हैं, अवतल दर्पण का। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, F=R/2। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है आपका इसमें कांस्टेंट रहता है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो इसमें क्या होगी, 1 मीटर है तो 1 मीटर को इसको 1 से डिवाइड देंगे तो मीटर ही रहता है। इसको क्षमता को P= फार्मूला क्या होता है, P=1/F। तो F आपका मीटर में दिया हुआ है, तो आपको डायप्टर में लाने के लिए मीटर में ही रहना पड़ता है। तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 डायप्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसका प्रश्न संख्या देखेंगे 5। इसमें लिखा है 4D मतलब 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100, तो 100 ऊपर जाएगा तो इसमें हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको डिवाइड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए, वाहन के अग्रदीप में किया जाता है आपका अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का जो ड्राइवर रहता है उसका आगे साइड जो रहता है वो क्या, कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण। और यही वाला बात कर देता कि वाहन के पश्च दृश्य में किसका उपयोग होता है, तो हो जाता है उसका आंसर उत्तल दर्पण। तो इसमें पूछा आगे वाला अग्रदीप में क्या होगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन इसका आंसर 1 होगा। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रश्न संख्या 7, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल मतलब दृष्टिपटल, इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दृष्टिपटल को ही इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेटिना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु। दूरबिंदु क्या होता है? तो दूरबिंदु जानते हैं कि अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। उसका प्रश्न संख्या 9 में देखेंगे, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो हो जाएगा आपका पुतली, पुपिल। पुपिल जो है वो नियंत्रित करता है। उसका प्रश्न संख्या 10, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो बनता है कोई भी वस्तु का, वो कैसा बनता है? उसका बनता है, मानव नेत्र में बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 11 नंबर, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट घंटा किसका, इसमें किसकी इकाई के बराबर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। या इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट आवर। प्रश्न संख्या 12, कूलम किसका ऐसा मात्रक है? कूलम, तो कूलम आपका हो जाएगा विद्युत आवेश। आवेश का हम लोग फार्मूला जानते हैं, Q=I/T होता है। Q बराबर IT होता है और I=Q/T होता है। प्रश्न संख्या 13 में हम लोग देखेंगे, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो मोटर का क्या काम, हम लोग स्विच मतलब हम लोग बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ में उंगली हम लोग दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट चल जाएगा। यानी विद्युत धारा हम लोग देंगे, विद्युत ऊर्जा देंगे, तो विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित कर सकता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जल का अपघटन आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 15 में देखेंगे, CuO है ना, CuO+H2। तो Cu+H2O, तो इसमें जो आपको पूछ रहा है कि किसका उपचयन हो रहा है, तो देखिए उपचयन उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो देखिए H2 में यहाँ पर खाली है, H2 के साथ आपका क्या जुड़ रहा है, O जुड़ रहा है H2 में, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, H2 का
H2 का आपका हो जाएगा उपचयन हो रहा है, H2 का उपचयन हो रहा है। दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया को दिखा रहा है? तो देखिए ये प्रश्नावली आपको दिया गया हुआ है 16 प्रश्न संख्या 16 में। तो कॉपर सल्फेट है, CuSO4 का विलयन है और क्या है, लोहे की कील है, मतलब आयरन Fe है। तो Fe तो लोहे क्या कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या आती है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से उसका स्थान हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का 3। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो देखिए इसमें बुक में गलती दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें कोई नहीं, जबकि इसका आंसर होगा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र, लिटमस पेपर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। इसमें लिखा हुआ है किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि 7 से अगर ज़्यादा रहता है तो उसका क्या हो जाता है, क्षार हो जाता है। तो यानी 10 है तो 10 क्या होगा, इसका क्षार हो जाएगा आंसर। किसी विलयन का पीएच मान क्या होगा, 10 है, तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। दिया गया चित्र सूचित करता है, यहाँ इसमें क्या सूचित कर रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी का चिन्ह है, डेंजर का साइन है अम्ल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में पूछता तो उसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इस तरह बहुत सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसमें 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइट्रिक अम्ल। उसके बाद प्रश्न संख्या 21 देखेंगे हम लोग, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु का बात किया गया है, तो अधातु आपका हो जाएगा ब्रोमीन। कौन से धातु का कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? प्रश्न संख्या, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ब्रोमीन। और यही पूछ देता है आपका धातु, तो हो जाता है आपका पारा। उसका प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो अग्निशामक बनाने में इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है अग्निशामक बनाने में। उसका प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, इसमें लिखा है आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी को कौन दिया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी को दिया है आपका हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने वो किस पे आधारित है, परमाणु संख्या के आधारित है। और उसके पहले जो वैज्ञानिक आए हुए थे, डॉबेराइनर हो गया, न्यूलैंड्स हो गया, मैंडलिफ हो गया, उस सारा का किसमें था, परमाणु द्रव्यमान पर था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या पर आधारित है। जैसे नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इसमें आपका हो जाएगा पोटेशियम। इसमें पोटेशियम जो है यहाँ में से दिए गया है, उसमें से पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद जो है प्रश्न संख्या 25, इसमें लिखा हुआ है पृथ्वी की भूपट्टी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? उसमें खनिज कहते हैं। प्रोपेनॉल में कौन से अभिक्रियाशील समूह है? तो प्रोपेनॉल, नॉल है, यानी क्या है आपका अल्कोहल ग्रुप का है प्रोपेनॉल। उसका प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होती है उसमें, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। उसका बाद प्रश्न संख्या 28 है, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम में दोनों तरफ से होता है, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। जड़ फ्लोएम क्या करता है, तो तना तक भी पहुंचाता है और आपका जड़ तक भी पहुंचाता है, तो इसलिए आपका दोनों हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों की ओर। उसका बाद प्रश्न संख्या 29 में देखेंगे, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं। उसका प्रश्न संख्या 30, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए तो आपका हो जाए इथिलीन। इथिलीन जो है वो फलों को पकाने में मददगार होता है। उसका प्रश्न संख्या 31 देखेंगे, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन किस में होता है? अंडाशय में। तो मादा जो जनन तंत्र है उसमें अंडाशय में पाया जाता है एस्ट्रोजन, तो अंडाशय में ही एस्ट्रोजन स्रावित होता है। उसका प्रश्न संख्या 32 है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो उसको निषेचन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? तो दिए गए चित्र में मुकुलन हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका प्रश्न संख्या 34 है, लिखा हुआ है इसमें पक्षी और चमगादड़ के पंख है, तो समृत अंग है, समृत अंग है, या इसको बोल सकते हैं समरूप अंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 35 नंबर है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना है? तो मेंडल ने, आप लोगों को पता होगा कि मेंडल जो जॉर्ज ग्रेगर मेंडल जो थे, वह मटर सबसे पहले अपना शोध जो किए थे वह मटर के पौधे में किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो सांप, मेढक, घास, ग्रास होपर। उत्पादक जो प्रोड्यूसर है ये आपका हो जाएगा घास, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। किस आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? तो शाकाहारी जो आपका प्रथम पोषीय स्तर आ जाएगा, इसका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1।
उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का 2। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 39 का 3। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम होनी चाहिए, तो कितनी होना चाहिए पवन का स्पीड? तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा 1। उसका नेक्स्ट अब हम लोग जो है मॉडल सेट 2 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक बोला जाएगा या इमेजिनरी बोला जाएगा, तो इसमें क्या होगा? काल्पनिक मतलब सीधा, काल्पनिक के साथ सीधा, और वास्तविक बोलेगा तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसलिए प्रश्न का 1 का जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा? हमेशा सीधा। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो पश्च दृश्य के लिए अभी कुछ देर पहले ही मॉडल सेट 1 में बताए थे, उसमें जो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। वाहनों के पश्च दृश्य में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे अब देख। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता क्या होता है? फार्मूला P=1/f। तो 1/f, सबसे पहले इसको हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में बदलने, मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? उसको 100 से डिवाइड करेंगे, तो 220/5 ऊपर कट जाएगा, तो कितना आएगा? 5 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हीरा का अपवर्तनांक। तो सबसे बता दूं कि हीरा का अपवर्तनांक बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसे पता होगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 5 का देखेंगे। 5, प्रश्न संख्या 5 में दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष किसका बात किया? दीर्घ मतलब दूर, दूर दृष्टि दोष का। इसका ट्रिक याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष, दूर और दूर दो अक्षर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 3। तो 3 में क्या था? ऊ तो लो, 3 अक्षर का है, तो 2 का 3 और 3 का 4। जब भी पूछा जाएगा दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। और यही पूछेगा निकट दृष्टि दोष के लिए, तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस के लिए निकट, और निकट में 3 अक्षर है, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 अवतल। ठीक, तो इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मतलब 1। आँख के प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में देखेंगे आँख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आँख के लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, जिसी को हम लोग दृष्टिपटल भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, श्वेत प्रकाश कितने रंग का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे हम लोग प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ओम। क्वेश्चन इसका हो जाएगा 2। आवेश Q और समय T और विद्युत धारा I के बीच में रिलेशन है, तो फार्मूला इसमें होता है I=Q/T या Q=IT बोल सकते हैं। तो इसका 9 का हो जाएगा आंसर 1। 9 का इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभव और विभवांतर को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा जो है आपका और 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगर पॉइंट अगर नहीं देते तो हो जाता आपका आंसर 36 × 10⁵ जूल, लेकिन इसमें पॉइंट दिया हुआ है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। 11 का हो जाएगा 4, 3.6 × 10⁶ जूल। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12 देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के अगर बाहर ये रेखाएं गमन करेगी तो उत्तरी ध्रुव से निकल कर कहाँ पर प्रवेश करती है? दक्षिणी ध्रुव में। लेकिन यही चुंबक के अंदर बात करता है ना, चुंबक के अंदर बात करता तो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में गमन करती है। और प्रश्न संख्या 13 देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितनी होती है? लगभग 50 हर्ज माना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है अब 14 में पूछा गया है कि आम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। आम्ल एवं क्षारक के बीच के क्या कहलाते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 14 का। 15 में देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है कि अभिक्रिया CuSO4 + Fe, इसमें FeSO4 + Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बता दूं कि ये हो जाएगा आपका आंसर विस्थापन अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का 1 विस्थापन अभिक्रिया। अभी हम कुछ देर पहले ही इसके बारे में डिस्कस किए थे। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व
किसी यौगिक को विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसको क्या करते हैं, विस्थापन के, जिससे ये क्या है आपका Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है और उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर ले रहा है, ये इसलिए क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो उसका प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, तो 16 में लिखा हुआ है समीकरण 2Cu+O2, 2CuO में किसका उपचयन हो रहा है, तो देखिए ऑक्सीजन किसका साथ जुड़ रहा है, देखिए यहाँ Cu के पास अभी ऑक्सीजन नहीं था, अब आगे चल के रिएक्शन में देखिए प्रोडक्ट तरफ क्या हो जा रहा है मेरा, वो इससे अटैच हो जा रहा है, यानी Cu का उपचयन हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16 का 1। कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करती है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस बिलियन में क्या होगा, तो इस बिलियन में क्या होगा, तो आपका HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा HCl। उसका हम प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा जल का pH मान क्या हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है, तो 5.6 से कम हो जाता है, तो तब होता है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा से किसको किसको हानि पहुंच रहा है, अभी पूछा जाएगा, तो क्योंकि अम्लीय वर्षा से किसको खतरा है, तो आपका ताजमहल, ताजमहल को भी खतरा है अम्लीय वर्षा से। अम्लीय वर्षा में मुख्यतः तो होता क्या है, तो इसमें जो है वो सल्फर के डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ही हानिकारक क्षति पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, 19 COCl2 का प्रचलित नाम क्या है, तो इसका प्रचलित नाम क्या है, तो विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रश्न संख्या 20 देखेंगे इसमें कि शरीर के तापक्रम पर पिघलने वाला धातु, धातु क्या है, तो शरीर के तापक्रम पर पहुंच जाएगा कितना, गैलियम, गैलियम। तो आपको पूछा जाएगा कि शरीर का तापक्रम कितना होता है, लगभग हम लोग जो होता है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और हम लोग डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में 98 होता है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे हम लोग 21, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है, कार्बन का अपरूप जो विद्युत का क्या होता है, तो कार्बन का हम लोग अपरूप 3 को जानते हैं, क्या क्या जानते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। तो आपको तो बकमिस्टर फ्लोरीन दिया नहीं गया है, और आपको जो विद्युत का सुचालक है इसमें आपका आंसर हो जाएगा 21 का 2 हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, पीतल मिश्र धातु है, पीतल किसका है, तो इसका ट्रिक याद रखने का है, पिताजी। तो देखिए जिंक, पीतल, पीतल और पीतल, तो इसमें तांबा प्लस क्या हो जाएगा, जिंक, कॉपर प्लस जिंक, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर 22 का 2 हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 का कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, तो बाहरी कक्षा में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन संयोजकता क्या होता है, अगर 1 2 3 4 तक रहे तो वही लिखा जाएगा, अगर 4 से ज़्यादा रहे तो हम लोग 8 से माइनस कर देते हैं। तो कार्बन का बाहरी कक्षा में देखिए कितना है, 4 है, डायरेक्ट हमारी आंसर इसका, तो 23 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। निम्नलिखित में से अल्कोहल प्रक्रियात्मक समूह का फार्मूला है, तो अल्कोहल का फार्मूला क्या आता है, अल्कोहल का OH होता है, और OH होता है, और कीटोन का जैसे देखिए आपको CHO दिया है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, सिरका में कौन सा अम्ल पर रहता है, तो सिरका में कौन सा अम्ल रहता है, तो ये आपका इथेनोइक एसिड रहता है, या एसिटिक एसिड भी रहता है, तो CH3COOH। उसका बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त है, 7 आवर्त है और 18 ग्रुप है। तो देखिए आपका ऑप्शन कहीं दिख रहा है 26 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में ना आवर्त की संख्या 7 है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 7, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से पकड़ता है, अमीबा अपना कूटपात की सहायता से पकड़ता है, अमीबा में जो है वो किसकी मदद से पकड़ता है, तो कूटपात की मदद से पकड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, इसमें जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियाँ जो है आपका, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, आमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का देखिए, 29 का वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। उसका 30 का देखिए, फल के पकाने के लिए हार्मोन है, अभी जस्ट पिछला अभी बताए थे सेट में, इसका क्या हो जाएगा, इथिलीन हो जाएगा, इथिलीन कहीं दिख रहा है, तो 30 का ए। नर हार्मोन है, नर हार्मोन क्या है, तो नर हार्मोन आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, और यही मादा हार्मोन बोलता तो एस्ट्रोजन हो जाता, प्रोजेस्टेरोन हो जाता, तो नर हार्मोन क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 32 का देखिए, उस जंतु का नाम बताए जो पुनरुत्भवन द्वारा जनन करता है, पुनरुत्भवन द्वारा कौन जनन करता है, प्लेनेरिया हो गया, इसका करेक्ट आंसर 32 का 2 हो जाएगा। मानव मानव मादा में गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है, तो कहाँ पर होता है, फ्लैपन ट्यूब में होता है, मतलब इसका आंसर करेक्ट आंसर 2, या डिम वाहिनी भी बोल सकते हैं, और यहीं पर बोलता है कि मादा में बच्चे का पोषण कहाँ पर होता है, तो आपका प्लेसेंटा हो जाता है।
34 का क्वेश्चन देखिए। 34 का मेंडल ने अपने प्रयोग में के लिए कौन सा पौधे चुना? तो मटर का, इसका तो सबको याद हो गया होगा। 35 का देखिए, जीन शब्द की सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले जॉनसन ने। यहाँ पर दिया हुआ आपका जॉनसन, लेकिन आप नेट में सर्च मारिएगा तो जोहानसन लिखा हुआ आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 36 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक है तो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर। इसमें सर्प, मेढक, ग्रास हॉपर, घास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घास। इसका 37 देखिए, अपघटक का उदाहरण है कवक, गाय, भाग और घास, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को काटने से रोकना। तो चिपको आंदोलन वास्तव में था क्या? तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन क्या था? तो उत्तराखंड में जो है वृक्षों को काटने के लिए बहुत सारे महिलाओं ने और अपने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बहुत सारे पेड़ में चिपक कर अपना बलिदान दे दिए कि पेड़ को काटने रोकने के लिए वृक्षों में ही चिपक गए उन लोग। तो इसका जो प्रवर्तक थे चिपको आंदोलन का, वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। और ये जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ था 1973 में, लेकिन आपका जो है वो कोई कोई मॉडल सेट में दिया हुआ है 1970, लेकिन आप जो इसका मुख्य रूप से जो जोड़ा जाता है वो 1973 से ही देखा जाता है। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षों को काटने से रोकना। और इसका जो मुख्य प्रवर्तक कौन था, स्टार्ट कौन किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा। 39 क्वेश्चन देखिए। 39 में बहते हुए जल की ऊर्जा होती है। तो बहते हुए जल में क्या होगा? बहते हुए जल में आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो 40, उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट सेट का बात करेंगे, सेट नंबर 3। सेट नंबर 3, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अवतल दर्पण में वस्तु वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, दोनों बनता है। दोनों बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका क्या आ जाएगा? फोकस दूरी ना, वक्रता त्रिज्या दिया 32, तो इसका क्या हो जाएगा? पूछ रहा है उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30, तो फोकस एफ इक्वल टू r/2, तो 16 मीटर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो क्या आता है? स्नेल लॉ से हम लोग म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, कहीं दिख रहा है आपको? देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। म्यू इक्वल टू फार्मूला पढ़े होंगे, म्यू इक्वल टू आपका जो है साइन आई इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। अपवर्तन का नियम में ही हम लोग देखेंगे दूसरा नियम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो लेंस की क्षमता होगी। तो लेंस की क्षमता फार्मूला क्या है? तो पी इक्वल टू 1/f, तो 1/2, तो 1/2 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 को 1 तो 0.5 डायप्टर। तो ये क्या अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में माइनस होता है और उत्तल लेंस में प्लस, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0.5 डायप्टर माइनस में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें लिखा हुआ है सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान होता है। तो कितना हो जाएगा सामान्य दृष्टि के लिए? तो 25 सेंटीमीटर। अगर यही अधिकतम पूछ देता मैक्सिमम तो हो जाता अनंत। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अभी हम लोग बताएं निकटो। निकट, निकट में देखिए कितना अक्षर है? 3 अक्षर, 3 का कितना हो जाएगा? 4, अवतल, अवतल लेंस, इसका नेक्स्ट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिया प्रतीत होती है, तो कैसा होता है? चपटी। और इसमें क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ता प्रतीत होता है, किसके कारण होता है? प्रकाश स्कैटरिंग के कारण होता है ना, स्कैटरिंग के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रकीर्णन भी बोल सकते हैं हम लोग। उसका क्वेश्चन नंबर 8, कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है? कूलम, तो कूलम आवेश का मात्रक है। उसका क्वेश्चन नंबर 9, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं और प्रश्न संख्या 10, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या होगा? इसमें देखिए आई का मान दिया हुआ है, आपका आई का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? आई इक्वल टू यह आपका दिया हुआ है 0.5। ठीक, उसका टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है कितना? 10 मिनट। तो 10 मिनट को किस में बदलिए? सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 10 गुना 600 हो जाएगा आपका। और आय का मान दिया है 0.5, 0.5। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि विद्युत धारा कितना होगा, तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश, आवेश क्यू पूछ रहा है। तो क्यू इक्वल टू हम लोग फार्मूला जानते हैं आई टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई का मान दिया है आपका 0.5 इंटू टी, टी का मान 300 कितना दिया है? 600। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल आएगा कितना? 300 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा।
उसका 11 नंबर देखिए 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में आपको डायरेक्ट जोड़ देना, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट जोड़ देना। तो 2 और 3 5, 5 और 4 कितना 9 ओम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 12 का देखिए उस युक्ति का नाम लिखिए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक विद्युत मोटर करता है। तो मोटर देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, तो आपका हो जाएगा 1 नंबर। उस युक्ति का नाम लिखिए जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो क्या हो जाएगा? विद्युत जनरेटर। जनरेटर को जी विद्युत जनरेटर, जनरेटर को ही जनरेटर बोलते हैं। उसका 14 नंबर में देखिए शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण में क्या था? उष्मा निकलता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। सीओ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल जो अभिक्रिया करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रो के CaOH को H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए दो पदार्थ मिलकर एक एकल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यानी क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया, जुड़ रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का 1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, चिप्स के पैकेट में बिक्री घनता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो इसमें कौन सा डाला जाता है? नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ताकि इसको सड़ा मतलब खराब होने से, गंध आने से उसको रोका जा सके, मतलब उपचयन होने से रोका जा सके, इसलिए नाइट्रोजन गैस इसमें डाला जाता है। और प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, 1 बिलियन नीले लिटरेचर पत्र को लाल कर देता है। नीला को लाल करता है तो कौन करता है? अम्ल। अम्ल कर देता है। तो नीला लिटरेचर पत्र को कौन करता है लाल? तो अम्लीय अम्लीय होगा। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। जब भी धातु बोलेगा तो धातु की प्रकृति होता है कैसा? धातु बोलेगा तो हो जाता है इसका क्षारीय, और अधातु बोलेगा तो इसका प्रकृति अम्लीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा, तो इसका फार्मूला आता है NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और आपको यही धोन सोडा पूछता तो आपका हो जाता है Na2CO3.10H2, उसमें जल आ जाता है। धोने में हम लोग क्या करते हैं? जल को पीते, इसलिए H2O जुड़ जाता है। तो इसका याद रखेगा कि बेकिंग सोडा का सूत्र NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, एक द्रव धातु का नाम बताए। एक द्रव धातु, तो आपका पारा, पारा जो है कमरकता पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। उसको प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, सिनेबार किस धातु का है? इसका सिनेबार जो है आपका मरकरी का है, Hg का है, पारा का है। पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण धातु को कहा जाता था, उसको क्या कहा जाता है? अम्लगम। पारा आया मतलब मार दीजिए अम्लगम, बस सोचना नहीं है। एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन देखिए, एल्केन एल्किन एल्काइन, तो एल्केन का क्या था? CnH2n+2, तो इसका क्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, निम्न में एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। तो एल्डिहाइड का क्या जानते हैं हम लोग? CHO जानते हैं, इसका 2 हो जाएगा। 25 नंबर, COOH का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो ये COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रश्न संख्या इसका 4 हो जाएगा 25 का। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना? 18 है। और यही पूछता है कि आवर्त की संख्या कितना? तो 7 हो जाता। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2, H2O, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का 4। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का कहाँ था? तो यकृत में होता है। पित्तरस का कहाँ था? यकृत में। लेकिन इसमें देखिए, इसमें गलत दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ग्रहिणी द्वारा, लेकिन नहीं, इसका आंसर हो जाएगा यकृत। हमने गूगल से भी देखा है, इसको वेरीफाई किया है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। तो किसमें? प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है। रंध्र अस्टोमटा, जिसको इंग्लिश में अस्टोमटा कहा जाता है। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। देखिए 30 नंबर, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्नेप्स, स्नेप्स कहते हैं। 31 का ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या है? एक हार्मोन है, ऑक्जिन हार्मोन है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ आपका ये इंजाइम है, ये आपका गलत हो जाएगा। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? आपका 3 हो जाएगा। 31 का हार्मोन है। पुंकेसर में होता है। पुंकेसर में क्या होता है? आपका परागकण होता है। पुंकेसर हो गया, पुमंग है ना, और जाएंगे सब पढ़े होंगे आपको, उसका अनुदीर्घ काट कर पढ़े होंगे इसमें। 33 का देखिए, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इसको निषेचन कहते हैं। 33 का 1 हो जाएगा। मानव के स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है। तो मानव स्त्री में क्या होता है? XX गुणसूत्र पाया जाता है, XX क्रोमोसोम। और यही पूछता था कि मानव में मतलब पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? तो XY गुणसूत्र पाया जाता है। अनुवांशिकता का आधार है। अनुवांशिकता का आधार क्या है? DNA। DNA का आपको पूरा नाम पूछेगा तो आप क्या बता सकते हैं? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और RNA पूछता तो आपका हो जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। 36 का देखेंगे अब। 36 में निम्नलिखित में कौन सर्वाहारी है? सर्वाहारी मतलब जो दोनों खाता है। शाकाहारी मतलब साग सब्जी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है। तो आपका कुत्ता हो जाएगा। देखिए इसमें कुत्ता दोनों खाता है, शाकाहारी भी है, दूध भी पीता है, रोटी भी खाता है और मीट भी खाता है।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का 1 हो जाएगा। उसके बाद 37 देखिए, 37 में लिखा हुआ हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो प्रोड्यूसर मतलब ये आपका हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा। उत्पादक 37 को 1 हो जाएगा। जैव विविधता में के विशिष्ट स्थल का क्या है? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या है? तो आपका 1 है। 1 में ही तो जैव विविधता होता है ना, सभी मिलकर के बनते हैं। सभी प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों का स्रोत है, तो क्या था? तो सभी इसका सूर्य हो जाएगा। सूर्य जो है सभी प्रकार की ऊर्जा का स्रोतों का स्रोत है। उसका 14 नंबर प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। उस युक्ति का नाम क्या है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है? तो सौर सेल करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब मॉडल सेट 4 का बात अब हम लोग करने वाले हैं, मॉडल सेट 4 के बारे में। तो मॉडल सेट 4 में क्या है? मॉडल सेट 4 में तो मॉडल सेट अब हम लोग 4 देख रहे हैं। तो मॉडल सेट 4 में देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस गोलीय दर्पण का फोकस वास्तविक होता है? तो किसका वास्तविक होता है? तो अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण क्या था? वास्तविक होता है। इसका बाद 2 नंबर देखिए, इसमें मोटर गाड़ी में ड्राइवर चालक के सामने जो सामने लगा रहा था, अभी हम बताए थे। इसमें क्या हो जाएगा? मोटर गाड़ी के चालक के सामने, सामने आगे नहीं पूछ रहा है, आप सामने मतलब बाएं देना साइड, ये हो सामने, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर है। 2 मतलब उत्तल दर्पण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। एक उत्तल लेंस की क्षमता तो 2 डायप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू 1/p जानते हैं। तो इसमें निकालें, कैलकुलेट किए तो 50 सेंटीमीटर। तो अब देखिए, इसमें ऑप्शन में ही नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका यहाँ मिसप्रिंट है, लेकिन वो फाइनल एग्जाम में मिसप्रिंट नहीं रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा? उसको सेंटीमीटर है ना, तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर फोकस दूरी। क्योंकि फोकस दूरी हम लोग जो निकालते हैं ना, वो सेंटीमीटर में निकलता है, इसलिए हम लोग उसको 100 से डिवाइड किए। ये डिवाइड करेंगे तो फिर ऊपर जाएगा, तो उसको कट जाएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा। उसका 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन क्या था? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का 3 हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है? पुतली करता है, पुपिल करता है। तारों का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 देखिए, तारों के टिमटिमाने है ना प्रकाश के किस घटना के कारण? तारा किसके किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, आकाश का रंग नीला होने का कारण है। तो क्या है? आकाश का रंग प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है। धारा का ऐसा मात्रक क्या था? तो धारा का ऐसा मात्रक आपका वो एम्पियर होता है। धारा, विद्युत धारा ना, धारा का एम्पियर होता है। तो इसका 8 का 1 हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, एक एक कूलम एक कूलम आवेश में एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो एक कूलम आवेश में, तो आपका यहाँ ऑप्शन देखिए, यहाँ गलती दिया हुआ है। तो इसका एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, हमने यहाँ पर लिख भी दिया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर प्रश्न संख्या 10। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रही, तो विद्युत धारा का मान, मतलब आई पूछ रहा है। आई इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? Q/T। तो 120/60, मतलब इसको 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 दूना 20, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का 2 नंबर, 2 एम्पियर। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे, किसी बल्ब से 220 वोल्ट किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। यानी आपका प्रश्न संख्या 11 में आर पूछ रहा है। आर इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं? आर इक्वल टू वी बाय आई। तो वी का मान आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट। 220 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो आपका कितना आएगा? 110 ओम आएगा। कितना आएगा? 110 ओम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, 11 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। सजातीय मतलब समान ध्रुवों में। समान ध्रुवों में क्या था? प्रतिकर्षण होता है। मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण, प्रतिकर्षण रिपल्सन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का 1 हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर, लघुपथन की क्रिया में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है लघुपथन में? तो लघुपथन ज़्यादा तो बहुत अधिक हो जाता है लघुपथन में। इसका बाद है क्वेश्चन नंबर 14, जेड जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जेड प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा था? उपचयन। उपचयन मैंने ऑक्सीजन का जुड़ना। देखिए, कार्बन यहाँ अकेले है, तो अकेले इसका साथ जुड़ गया। कौन जुड़ा? ऑक्सीजन वहाँ जुड़ गया, तो किसका उपचयन हो रहा था? कार्बन का। तो यहाँ C को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 14 का C, 14 का 2 कार्बन हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जल के विद्युत विच्छेदन से ऋण इलेक्ट्रॉन कैथोड पर कौन सी गैस एकत्रित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन। उसका बाद 16 देखिए, 16 में क्या लिखा हुआ है? अपचयन। अपचयन अभिक्रिया होती है। अपचयन अभिक्रिया किस में होती है?
तो ऑक्सीजन का अपचयन, अपचयन में क्या आता है, ऑक्सीजन का ह्रास होना है ना, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो 16 का 3 हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग होता है। शरीर की अम्लता को किसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो बेकिंग सोडा का, विलेन का करते हैं ना, तो 3 हो जाएगा आपका 17 का 3। 18 नंबर प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, 1 बिलियन के पीएच मान 7 है तो वह बिलियन है। अगर 7 है तो क्या है, उदासीन है। 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षारीय है, 7 से कम रहता है तो अम्लीय। प्रश्न संख्या 18 का आपका आंसर हो जाएगा 18 का 3। उसका 19 देखिए, बेकिंग पाउडर मिश्रण है। बेकिंग पाउडर किसका किसका मिश्रण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। उसका बाद प्रश्न संख्या 20 में देखिए, धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सोना, सोना चांदी सब, मतलब सोना, सोना जो आपका स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो एयू, सोना का फार्मूला क्या था, एयू। एयू तो आपका 20 का हो जाएगा 4 नंबर। उसका बाद 21 नंबर देखिए, अक्रिय है ना, अक्रिय जो किसी के साथ क्रिया नहीं करे, मतलब नोबल गैसेस। नोबल गैस में कौन आता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन आता है। तो आपका देखिए इसमें इसमें से क्या हीलियम है। तो प्रश्न संख्या 21 का हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो इसका 3 नंबर आंसर हीलियम। उसका प्रश्न संख्या 22 देखिए, 22 में आपका लिखा है कांसा मिश्र धातु है। तो कॉपर प्लस टीन, कांसा कैसे बनता है, तो तांबा प्लस टीन से मिलकर कांसा बनता है। उसका 23 नंबर देखेंगे, एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n है। तो इसका 23 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2 नंबर हो जाएगा, CnH2n। और यही अल्काइन पूछता तो हो जाता आपका CnH2n-2, लेकिन इसमें एल्कीन पूछा है। उसका 24 देखिए, निम्न में से कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन। मीथेन है या मीथेन, मीथेन ठीक है। 24 का ये नंबर हो जाएगा। उसका 25 का OH प्रक्रियात्मक समूह किसका, OH अल्कोहल का होता है। अल्कोहल किस में है, तो 25 का 1 में। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को, उदग्र मैंने खड़ा, खड़ा जो रहता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं। और जो सूतल रहता है मतलब क्षितिज, क्षितिज उसको क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। 27 का देखिए, दीर्घ कहाँ पाए जाते हैं, दीर्घ कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया आपका क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। क्षुद्रांत जिसको बोला जाता है छोटी आंत, नाम से छोटा है लेकिन लंबाई में क्या है, सबसे बड़ा है, बड़ी आंत से बड़े होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर देखिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन में कौन सा गैस निकलता है, CO2 निकलता है, कोई भी जानता है। हम लोग ऑक्सीजन और लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। उसका 29 है, लसिका का रंग होता है। लसिका का रंग कैसा आता है, तो इसका रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। आप जैसे गूगल में सर्च मारिएगा तो देख सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर दिया हुआ है आपका हल्का पीला है ना। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा 29 का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सबसे छोटी है, तो इसका क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको बोला जाता है हिंदी में पीयूष ग्रंथि। तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा 4, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइड्रा में नहीं पाया जाता, हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता, हाइड्रा में तो मस्तिष्क नहीं पाया जाता। हाइड्रा में जी मस्तिष्क दिमाग रहता है जी, ऊपर खोपड़ी माधव मानव जैसा नहीं रहता है। 32 में किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है, तो डीएनए की प्रकृति बनना है ना, तो जनन की मूल घटना है। तो 32 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसका 33, जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग क्या है आपका, तो एड्स है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर इनमें से सभी। उसका 34 देखिए, 34 में लिखा है मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है क्रोमोजोम नहीं लिखा है, ना ही क्रोमोजोम की संख्या लिखा है, इसमें लिखा ऑटोसोम की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या नहीं पूछा है, गुणसूत्रों की संख्या पूछता तो हो जाता आपका 23 जोड़ी, मतलब 46 को संख्या में। इसमें पूछा है ऑटोसोम की संख्या। ऑटोसोम माने समान, दोनों में नर और मादा दोनों में गुणसूत्र कितना समान पाया जाता है, मतलब 22 जोड़ी। तो इसका ऑटोसोम माने समान, दोनों में कॉमन जो पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 22 जोड़ी पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी। अरे गुणसूत्र पूछता तो 23 जोड़ी होता। उसका बाद देखिए 35 का, वह कौन सा कारक है, वो कौन सा कारक है जो वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो वंशानुगत लक्षणों कौन करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन। जीन क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी तक वंशानुगत लक्षण को, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम करता है। उसका बाद 36 देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं, तो हिरण आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। 36 का 2 नंबर हो जाएगा। इसका बाद 37 देखिए, बाघ किस कोशीय स्तर का उपभोक्ता है, तो बाघ जो है आपका, देखिए आपको घास, घास को खाता है टीडा या बकरी है ना, बकरी को खाता है बाघ, ठीक है, इस तरह भी बोल सकते हैं। तो आपका तृतीय पोषी स्तर में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 37 का 3 हो जाएगा। 38 का देखिए, चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो इसका 38 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था, तो इसमें पेड़ों की रक्षा किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड में हुआ था ये आंदोलन, जिसमें महिलाओं ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। उसका 39 देखेंगे, पवन में ऊर्जा होती है। पवन ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है, तो पवन में हवा चलता है जी, हवा में कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 40, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो प्रकृति में सबसे बड़ा ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है। जिसका करेक्ट आंसर 40 का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट सेट का बात करेंगे, सेट नंबर और अंतिम और लास्ट सेट, ये है सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 देखिए, तो थोड़ा स्पीड पढ़ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का परीक्षा जो है बहुत ही नज़दीक है, इसलिए थोड़ा स्पीड से आपको सुपर फास्ट रिविजन करा दे रहे हैं। इसका बाद देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण की ज्यामिति केंद्र, जो मध्य बिंदु होता है गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, उसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं। ये मान लीजिए आपका दर्पण है, ठीक। तो यहाँ जो यहाँ रहता है, यहाँ पर रहता है, ये एफ रहता है, ठीक है। यहाँ पर सी रहता है, सी रहेगा, ठीक है, सी रहेगा, एफ रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, पी रहेगा। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1 का 3 हो जाएगा। इसका लिखा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम है, मतलब परावर्तन बोले चाहे अपवर्तन बोले, दोनों का कितना नियम है, 2 नियम है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2 का 2 नंबर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम, इसका भी 2 नियम है। उसका 4 नंबर देखिए, 4 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकांतर मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या आ गई, तो पी का मान पूछ रहा है। तो पी इक्वल टू क्या था, 1/f होता है। तो पी पूछ रहा है, तो पी हमेशा क्या रहेगा, मीटर में, तो पहले इसको मीटर में बदलिए। तो 50 डिवाइड करेंगे तो 100/2, तो कितना हो जाएगा, तो 2 डायप्टर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी 4 का हो जाएगा आपका 4। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं या परितारिका, तो 5 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जरा दृष्टि दोष को दूर करने में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, जरा दृष्टि दोष का किसका, जरा दृष्टि दोष का क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। जरा दृष्टि द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का सी हो जाएगा। इसका बाद देखिए 7 नंबर, खतरे का निशान किस रंग का होता है, तो डेंजर का तो भैया आप लोग जान भी करते हैं कौन सा होता है, तो 7 लाल रंग होता है। तो 7 का आपका हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। विभव या विभवांतर कैसा मात्रक होता है, विभव या विभवांतर कैसा मात्रक क्या आता है, वोल्ट होता है जी, वोल्ट, है ना, वोल्ट होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 का 3 नंबर होगा, अमीटर। ओम का नियम, ओम का नियम क्या बतलाता है, ओम का नियम बतलाता है, ओम का नियम भी इक्वल टू आई आर। अब इसी से निकालिए, आई इक्वल टू भी बाई आर, आर आर बोलेगा तो भी बटे आई, इस तरह निकाल सकते। तो आपको देखिए आंसर कौन सा दिया, भी इक्वल टू आर आई, ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू आई आर आई या आई आर बोले 10 का, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 11 आ जाइए। 11 में बोला है कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम के 3 प्रतिरोधों को पारस्परिक में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तीनों को क्या जोड़ा गया, पारस्परिक में जोड़ा गया। पारस्परिक में मतलब 1 बाय, पारस्परिक में क्या होता है फार्मूला, पारस्परिक में होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, r2 प्लस 1/r3। तो ये फार्मूला बैठा के आप लोग लिखिए, देखिए इसमें लिखिएगा, तो आप लोग जो है इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 3 ओम होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा द्वारा दर्शाया जाता है। फ्लेमिंग के वामहस्त में